जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज लाइव चर्चा का जो विषय है वो है मुद्रा और आसन। मुद्रा और आसन, बंद धारणा और सावधानियाँ, अर्थात आसन करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो मुद्रा क्या है और आसन क्या है। मुद्राओं के बारे में चर्चा हठ प्रदीपिका में भी हो चुकी है, शिव संहिता में भी हो चुकी है और यहाँ पर भी मुद्राओं की चर्चा मिलती है। तो मुद्राएं कितनी हैं? तो मुद्राएं कितनी हैं और आसन कितने हैं, एक संक्षिप्त जानकारी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। यह कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आसन क्यों किया जाता है, आसन का उद्देश्य क्या है। तो आसन का उद्देश्य घेरंड संहिता में बताया गया है दृढ़ता। शरीर में दृढ़ता, शरीर और मन दोनों में दृढ़ता आती है। आसन करने से शरीर और मन दोनों में क्या आती है? दृढ़ता आती है। हम अधिक संकल्पवान बनते हैं। तो शरीर और मन दोनों में दृढ़ता। और मुद्रा से क्या प्राप्ति होती है? तो महर्षि घेरंड कहते हैं घेरंड संहिता में कि मुद्रा से स्थिरता की प्राप्ति होती है, स्थैर्य की प्राप्ति होती है। तो मुद्रा से स्थिरता और स्थैर्य मिलेगा। आसन से क्या प्राप्त होगा? आसन से प्राप्त होगा दृढ़ता। ये उद्देश्य बताया गया है, इससे ये फल प्राप्त होता है। तो हमें आसन करते समय क्या कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए? जी हाँ, सावधानियां भी रखनी चाहिए। और वो सावधानियां हम रखें उससे पहले हम जानते हैं कि आसन क्या है और कितने प्रकार के आसन योग सूत्र यहाँ पर घेरंड संहिता में बताए गए हैं। तो पहले हम उनको देखेंगे। आसनों की जानकारी हम लेंगे और जब आसनों की जानकारी हो जाए तो मुद्राओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 32 प्रकार के आसन हैं, टोटल 32 प्रकार के आसन बताए गए हैं। कितने आसन बताए गए हैं? 32 प्रकार के आसन। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुकटासन, कुर्मासन, उतान कुर्मासन, मंडुकासन, उतान मंडुकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। घेरंड संहिता में वर्णित यह आसनों की संख्या है। 32 आसन इस प्रकार से बताए गए हैं, जिनमें जो प्रमुख आसन है वो सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन के नाम से बताए जाते हैं। स्वस्तिका, इन सब आसनों की चर्चा जो है आपको शिव संहिता में भी मिल जाती है। तो ये प्रमुख आसन सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन, इन आसनों को प्रमुख आसन के रूप में माना गया है। ठीक, साथ ही साथ दूसरे कई आसन हैं जिनके लाभ बताए गए हैं। सभी आसनों को करने से लाभ प्राप्त होती है, दृढ़ता प्राप्त होती है। सिद्धासन को मोक्ष द्वार माना गया है। पद्मासन को संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाला माना गया है। सिंहासन को सर्वव्याधि नाशक
और मृतासन को चित्त में विश्रांति लाने वाला माना गया है। मत्स्यासन को सर्वरोगनाशक कहा गया है। मकरासन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। भुजंग आसन से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मुक्त आसन, वज्रासन और गोरक्ष आसन से सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आसनों के महत्व को बताया जाता है। ठीक। वीरासन से मानसिकता संतुलित होती है, लेकिन असुविधाजनक स्थिति में आसनों को नहीं करना चाहिए। धनुरासन से साइटिका, मधुमेह, कब्ज आदि रोगों के लिए बहुत उपयोगी आसन है धनुरासन। ठीक। मृतासन, यह मृतासन जो है यह संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को विश्रांत कर बनाता है। शरीर एवं मन को शांत तथा शिथिल बनाकर रोगों से मुक्त करता है। गुप्तासन, अगर घुटनों या कमर में अधिक दर्द हो तो गुप्तासन का अभ्यास करना चाहिए। मत्स्यासन, इस आसन के अभ्यास से आंतों तथा अमाशय के अंगों का विस्तार होता है। साथ ही थायराइड ग्रंथि के कार्य को यह नियमित करता है। मत्स्यासन के बारे में बताया गया। मत्स्येंद्रासन, यह आसन यकृत और मूत्राशय को सक्रिय बनाता है। यह मधुमेह, डायबिटीज के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मत्स्येंद्रासन साथ ही पाचन क्रिया को भी, पाचन तंत्र को भी तंदुरुस्त रखता है। ठीक। लेकिन जिनको पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है, साइटिका या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, संबंधित रोगों में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। देखिए, आसन वैसे डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये हम आपके बस थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आपको एक एक आसन को सीखना है और प्रैक्टिकली जानना है तो आपको फिर किसी योग शिक्षक जो कि आसनों को करते हैं और उसको विधि पूर्वक बताते हैं, उनसे आपको सीखना चाहिए। वो एक अलग तरीका है सीखने का। अगर हमसे भी सीखेंगे तो वो एक अलग तरीका है उन आसनों को करना सीखना। और यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बहुत सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं, इसलिए सावधानियाँ, बहुत सारी आसनों के लिए सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती है। और दूसरी बात, क्या सभी आसन आपको आना चाहिए करना? कोई जरूरी नहीं है। अगर महर्षि घेरंड ने भी बताया है तो यह शर्त नहीं रखा है कि आपको सारे आसन करने हैं। ऐसी मूर्खता मत कर देना गलती से कि हम तो सारे आसन करेंगे। जी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। किसी की टांगें लंबी होती हैं, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के नाटे होते हैं। तो अपने शरीर, अपनी अवस्था के अनुसार बहुत सारे लोग बहुत तरह के आसन बहुत आसानी से कर लेते हैं और कुछ लोग कठिनता से कर पाते हैं। तो अगर हम योग शास्त्र की मान्यता माने, आजकल हमें कई बार हम देखते हैं कि योगासन सीखने वाले विद्यार्थियों में, लोगों में कई बार वो कंपटीशन की भावना से करते हैं कि उसने ये आसन करके दिखा दिया तो मैं भी करके दिखाऊंगा। जी नहीं, ऐसा कंपटीशन ना करें। ऐसा कंपटीशन आपके लिए घातक हो सकता है। ऐसी प्रतिस्पर्धा आपको नहीं करनी है आसनों में, यह ध्यान रखना है। ठीक। तो इस प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा ना करें कि मैं सारे आसन कर दूंगा और मैं सब कर दूंगा, फिर आप योग के मुख्य लक्ष्य से भटक जाएंगे। पहली बात तो ये हो जाएगी, योग का जो मुख्य लक्ष्य है आप उससे अलग हो जाएंगे, आप उससे भटक जाएंगे। यदि आप कहेंगे कि मुझे तो सारे ही आसन करने हैं, मुझे सब आसन करना है, नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे आसन आप ना कर पाएं। और आसनों को करते समय भी आसनों को कैसे करना है इसकी विशेष जानकारी, हाँ, अगर कोई आसन आपको करना है, अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो धीरे धीरे उसका अभ्यास कीजिए। और कभी भी किसी को वो मत करिए कि आप जो है, पहले तो कोई भी आसन करने के पहले जो नियम है उसको जानना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर घेरंड संहिता में कुछ आसनों का लाभ बताया गया है, उसको बताने के बाद मैं आपको नियमों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या नियम होते हैं आसन शुरू करने के पहले। मोटा मोटी जो नियम है वह यह है कि आपको
आसन करने से पूर्व आपका शौच आदि क्रिया हो जानी चाहिए, आपका पेट साफ होना चाहिए, नहीं तो आपको बस्ती कर्म आदि षटकर्म की क्रियाएं कर कर या फिर शंख प्रक्षालन कर कर फिर आसन को करना चाहिए। आपका पेट क्लियर होना चाहिए, शौच पहले होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको आसन का अभ्यास शुरू करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर आप बिल्कुल प्रारंभ कर रहे हैं, आसन के अभ्यास का प्रारंभ शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपको कठिन आसनों को पहले नहीं करना चाहिए। आपको शरीर के अंगों का संचालन करना चाहिए, सूक्ष्म योगासन करने चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। योग में सूक्ष्म व्यायाम जैसे कि विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया है, ठीक है, जैसे कि स्कंद संचालन है, कटी संचालन है, ग्रीवा संचालन है, ये जो क्रियाएं एनर्जाइजिंग एक्सरसाइजेज हैं एक तरह से, ये ठीक, कपाल संचालन है। तो इस तरह से बहुत तरह के ऐसी जो क्रियाएं हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम है, आपको पहले वो शुरू करना चाहिए, तुरंत कठिन आसनों पे नहीं जाना चाहिए। और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इस तरह से आपको, अगर आपने बहुत लंबे समय तक योगासन छोड़ दिया है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, और फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो भी आपको सूक्ष्म व्यायाम और सूक्ष्म आसनों से ही शुरू करना चाहिए। अचानक से कठिन आसनों को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बातें हैं जहां पर आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, और तभी, और योग शास्त्र में भी कहा गया। और आप बहुत कठिन कठिन आसन करके दिखा देंगे तो बहुत बड़े योगी बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा भ्रम पालकर मत रखिएगा। इसीलिए हठ प्रदीपिका ग्रंथ में योगी स्वात्मा राम जी ने इस तरह से योग करने वालों की भर्त्सना की है, ठीक, जो प्रदर्शन के उद्देश्य से और कई इस तरह के उद्देश्य से करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर प्रकार का आसन कर लेगा, हर तरह की चीजें कर लेगा। इसीलिए यहां पर भी घृण संहिता में भी इस बात को उठाया गया है कि आप असुविधा हो तो मत करिए, जबरदस्ती उसके पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन आप कर सकते हैं। आपका अभ्यास नहीं है करने का, तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए तो वो आसन होने लगेगा। अगर सही लाभ उठाना चाहते हैं तो व्यर्थ का प्रतिस्पर्धा दिखावा नहीं, कि हाँ बच्चों में थोड़ा दिखावा है तो ठीक है, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन फिर भी उसमें भी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए आसन करते समय। तो इसीलिए आसन में सावधानियों की बहुत बहुत महत्व बढ़ जाता है, सावधान हमें रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आसन को। तो ये सब आसन है, गोरक्षासन है, इससे बहुत लाभ होता है गोरक्षासन से। आसन से प्रजनन इंद्रिया, काम वासना और वीर्य पात पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। यह आसन सिद्धि के साथ अपान वायु की ऊर्ध्वगामी बनाकर ध्यान अवस्था में लाने में सहायक है, लेकिन इसमें भी सावधानियां हैं। पैर व घुटनों में अधिक दर्द की स्थिति तथा शारीरिक संतुलन का स्थिति ठीक न होने पर इसका अभ्यास रोक देना चाहिए। गोरक्षासन का अभ्यास उस समय रोक देना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से बंद और मुद्राओं की भी चर्चा होती है। तो हमें आसन करने से पूर्व इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और आसन के साथ जब भी हम आसन करें तो योगासन शौच क्रिया एवं स्नान से निवृत्त होने के बाद किया जाए तो ज़्यादा उसका लाभ हमें मिलता है। योगासन करने के 1 घंटे पश्चात ही स्नान करें। अगर आपने स्नान नहीं किया है तो योगासन कर लेने के 1 घंटे बाद पश्चात आप स्नान कीजिए। योगासन समतल भूमि पर आसन बिछा कर कीजिए। आप जब भी करना है आसन बिछा कर कीजिए। मौसम अनुसार ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। योगासन खुले एवं हवादार कमरे में करना चाहिए ताकि श्वास के साथ आप स्वतंत्र रूप से शुद्ध वायु ले सकें। अभ्यास आप बाहर भी कर सकते हैं, परंतु आसपास का वातावरण शुद्ध तथा मौसम सुहावना हो। आसन करते समय अनावश्यक जोर ना लगाएं। प्रारंभ में आप अपनी मांसपेशियों को कड़ी पाएंगे, लेकिन कुछ ही सप्ताह के नियमित अभ्यास से शरीर लचीला होने लगेगा। आसनों को आसानी से करें, कठिनाई से नहीं। उनके साथ ज्यादती ना करें। गर्भावस्था, मासिक धर्म, बुखार, गंभीर रोग आदि के दौरान आसन ना करें, या फिर इसकी जानकारी लें कि गर्भावस्था में कौन से आसन करने चाहिए।
योग अभ्यासी को सम्यक आहार अर्थात भोजन प्राकृतिक और उतना ही लेना चाहिए जितने की पचने में आसानी हो। वज्रासन को छोड़कर सभी आसन खाली पेट में होता है। आसन के प्रारंभ और अंत में विश्राम करना चाहिए। आसन विधि पूर्वक ही करें। प्रत्येक आसन दोनों ओर से करें एवं उसका पूरक अभ्यास करें। मतलब पूरक आसन भी हुआ करते हैं। मतलब अगर आप एक तरफ का आसन करोगे तो उसका पूरक आसन, जैसे कि अगर आप आगे झुकने वाले आसन करते हो तो पीछे झुकने वाले भी आसन करो तो उसका पूरक आसन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका पूरक आसन फिर हो जाएगा। जैसे हलासन करते हो तो चक्रासन भी कर लो। तो इस तरह से अगर पश्चिमोत्तानासन करते हो तो चक्रासन भी करना चाहिए तो उसका पूरक आसन हो जाता है। फिर तो पूरक आसन एक कॉन्सेप्ट है। पूरक आसन क्या होते हैं, अर्थात वो हमारे आसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। यदि वातों में वायु अत्यधिक उष्णता या रक्त अत्यधिक अशुद्ध हो तो सिर के बल किए जाने वाले आसन न किए जाएं। ठीक है, अगर रक्त अशुद्ध हो हमारा, नशा करने वाले जो लोग हैं उनको सिर के बल किए जाने वाले आसनों से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विषैले तत्व मस्तिष्क में पहुंचकर उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। योग प्रारंभ करने के पूर्व अंग संचालन करना चाहिए। इससे अंगों की जकड़न समाप्त होती है तथा आसनों के लिए शरीर तैयार होता है। तो आसन करते समय हमें इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, आसन करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। और जैसे कि आगे की ओर मुड़ना और पीछे की ओर मुड़ना, तो फॉरवर्ड बेंडिंग जो है, तो आगे की ओर अगर मुड़ने वाली जो है वो हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एपिलेप्सी, स्लिप डिस्क, साइटिका, डायरिया, अपेंडिसाइटिस, हर्निया एंड अल्सर, इन बीमारियों में आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एपिलेप्सी, स्लिप डिस्क, साइटिका, डायरिया, अपेंडिसाइटिस, हर्निया एंड अल्सर, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। और लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग किस लिए करना चाहिए? अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को ट्यून करने के लिए, लीवर के फंक्शनिंग के लिए, पैंक्रियाज के फंक्शनिंग के लिए, स्प्लीन के फंक्शनिंग के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा है। ठीक, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक, तो इन सब बातों के लिए, और मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है, मस्कुलर सिस्टम के लिए भी अच्छा है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग इन सब कार्यों में करना चाहिए। और हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एपिलेप्सी, स्लिप डिस्क, साइटिका, डायरिया, अपेंडिसाइटिस, हार्निया एंड अल्सर में फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। बैकवर्ड बेंडिंग कब ना करें? वर्टिगो एंड लो बीपी है तो आप बैकवर्ड बेंडिंग ना करें। हर्निया एंड इंटेस्टिनल टीबी, अल्सर एंड ब्रेन एलिमेंट्स, स्लिप डिस्क, ठीक, और बैक प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो पावर बैक और हिप प्रॉब्लम्स में भी बैकवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और बैकवर्ड बेंडिंग अच्छा है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक, लचीलापन, कमर का लचीलापन लाने के लिए बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी है। तो कई चीज़ों की सावधानियां रखते हुए ही योगासन करना चाहिए। योगासन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बड़े इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। नंबर 1 कि अगर आप पहली बार योगासन शुरू कर रहे हैं, किसी ने आपको सलाह दिया है कि योगासन कीजिए, तो बिल्कुल, तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अंग संचालन से, बॉडी एनर्जाइजिंग एक्सरसाइजेस और सूक्ष्म आसन जो है, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं जैसे कि विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया होती है, स्कंद संचालन होता है, कपाल संचालन होता है और कटी संचालन व्यायाम होते हैं। इन सब छोटे छोटे अभ्यास से आप शुरू कीजिए। फिर आप सूर्य नमस्कार शुरू कीजिए, और सूर्य नमस्कार जब आप करने लगे अच्छे से कंफर्टेबली, कहीं पर भी सूर्य नमस्कार करने में आपको दिक्कत नहीं है, तो फिर आप दूसरे कठिन आसनों की ओर आप आगे बढ़िए। ठीक है, उसमें भी जो सरल आसन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, धनुरासन हो गया, या फिर कुछ और जो सरल आसन जिसमें आप आसानी से आप कर सकते हैं, वो आप करिए। ठीक है, और कभी भी आप जानिए कि आपको क्या करना चाहिए,
क्यों करना चाहिए। कई बार वेट लॉस के लिए लोग आसन करते हैं और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। मैंने ऐसे केसेस देखे कि वेट लॉस के लिए वो आसन करते हैं और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। ध्यान रखिए, अगर वजन कम करना है आपको, वेट लॉस, आगे भविष्य में, जल्द ही भविष्य में कोशिश करेंगे कि वेट लॉस प्रोग्राम एक ले आएंगे, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग पर आधारित एक कोर्स होगा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पर आधारित एक कोर्स होगा। तो एक योगासन कीजिए, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ क्रियाएं कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, 100% वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वो वेट लॉस के लिए आसन करना शुरू कर देते हैं। आसन का उद्देश्य क्या है ये बताइए। आसन का उद्देश्य है दृढ़ता, आसन का उद्देश्य है दृढ़ता। ये तो बोला ही नहीं कि वेट लॉस करना है इसका उद्देश्य। आसन के साथ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, यहां पर सलाह दे रहा हूं कि आसन करने के साथ साथ आप कुंभक क्रिया जरूर कीजिए, प्राणायाम की क्रिया जरूर कीजिए। क्योंकि प्राणायाम किस लिए करते हैं? लाघवम, हल्केपन के लिए। लाघवम। और वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे आसन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अग्निसार क्रिया कर लीजिए, जो धौती कर्म में भी आता है, अग्निसार क्रिया कर लीजिए, और सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए वेट लॉस के लिए, और सूक्ष्म व्यायाम कीजिए वेट लॉस के लिए, जो योग में बताया हुआ सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे ही कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं होते, वो स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो क्रियाएं कीजिए। कुंभक आदि क्रियाएं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जरूर कीजिए अगर वेट लॉस करना है तो। और षटकर्म क्रिया कीजिए। योग में ये 3 क्रियाएं लागू करनी पड़ेंगी आपको। षटकर्म में बस्ती क्रिया जरूर कर लीजिए, नेति भी कर लीजिए, हो सके तो धौती भी कर लीजिए, लेकिन बस्ती जरूर कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा में भी बस्ती क्रिया करवा दी जाती है। तो बस्ती क्रिया, योगासन और प्राणायाम, ये तीनों अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप, क्योंकि आसन का उद्देश्य दृढ़ता होती है, आसन का उद्देश्य लाघवम या लघुता नहीं बताई गई है। प्राणायाम से सबसे ज्यादा वेट लॉस में लाभ आपको मिलेगा। 3 प्राणायाम, 3 क्रियाएं, लेकिन नाड़ी शोधन के साथ करना चाहिए। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये 3 अभ्यास करते हैं तो वेट लॉस में सबसे ज्यादा आपको लाभ मिलता है। और इसके साथ सूर्य नमस्कार हो, सूर्य नमस्कार डेली हो, कम से कम 3 बार करिए सूर्य नमस्कार, 5 बार करिए, ज़्यादा करिए, 11-12 बार कर लीजिए एक बार में, तो बहुत अच्छी फिटनेस आपकी बननी शुरू हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार आप जरूर करिए, और ये सब तो वेट लॉस आपका जरूर होगा, निश्चय ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्राणायाम करना जरूरी है वेट लॉस के लिए, तभी वो इफेक्टिव होगा। नहीं तो फिर वही होगा, अरे हम तो आसन करने गए तो, अरे तुम जाना नहीं आसन। एक भाई साहब थे, उनको कमर में प्रॉब्लम रहती थी, उनको किसी ने, डॉक्टर ने उनको बोल दिया योगासन किया करो। अब डॉक्टर साहब ने योग चिकित्सा के बारे में तो बताया नहीं, वो तो डॉक्टर किसी और चीज़ के थे, हड्डियों के डॉक्टर थे, लेकिन वो बारीकियां तो जानते नहीं थे। ठीक है, उन्होंने कहा आपको तो पता करना चाहिए। वो अपनी मर्जी से ही योगासन उनको लगा कि भाई, कुछ लोग समझते हैं कि योगासन और एक्सरसाइज एक ही चीज है। बहुत भारी अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है व्यायाम करने में और योगासन करने में। अब वो भाई साहब करने लगे, अपनी मन मर्जी से आसन वासन करने लगे, उल्टा समस्या और बढ़ गई, बिल्कुल बेड पे चले गए, उठना मुश्किल हो गया। ऐसी समस्या आई कि उठना ही मुश्किल हो गया बेड पर से। तो भी उनकी समस्या का समाधान नहीं। बाद में उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लिया, पंचकर्म का, तो कुछ उनको आराम मिला, और फिर ज्ञान हुआ कि मैंने गलत आसन किए थे, गलत तरीके से मैंने किए थे, इसलिए मुझे समस्या हो गई थी। ठीक है, तो आसन करते समय इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये विषय है। तो जितनी प्रिकॉशंस मैंने बताई, कौन सी, उसमें आपको कुछ बीमारियों में हॉर्निया, अल्सर आदि कई हैं, उसमें आसन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके अंदर इसके जरा सा भी सिम्टम है तो आपको बस्ती आदि क्रिया और खान पान में सुधार लाना चाहिए, मिताहारी बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आसन के संदर्भ में हमें ध्यान देना ही चाहिए।
अब बात आती है, अब चर्चा का विषय है मुद्राओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी मुद्राएं होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, मुद्राओं की संख्या है 25, मुद्राओं की संख्या है 25। उन 25 मुद्राओं में से 16 को मुद्रा कहते हैं, 4 मुद्राओं को बंद कहते हैं और 5 मुद्राएं धारणा की मुद्राएं हैं। धारणा की मुद्राएं हैं। तो कौन कौन सी 16 मुद्राएं, मुख्य मुद्राएं जो हैं, वैसे अब ऐसे आसनों के बारे में महर्षि घरंड कहते हैं कि 84 लाख आसन होते हैं। ठीक है, 84 योनियां होती हैं, तो 84 आसन होते हैं और 84 आसनों में से 32 आसन महत्वपूर्ण हैं, उनमें से 4 सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इस तरह से आसनों के बारे में महर्षि घरंड ने यह भी बताया है। अब हम मुद्राओं को देख लेते हैं। तो महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महाबोध, विपरीत करनी, योनि मुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालनी, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी, शांभवी, अश्वनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। तो यहां पर बहुत सारी मुद्राओं, हट प्रदीपिका में इतनी मुद्राएं नहीं थी, लेकिन हट प्रदीपिका की कुछ मुद्राएं यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं। तो यह मुद्राओं की भारी संख्या है। तो महामुद्रा और 4 बंद बताए गए हैं। 4 बंद ये भी मुद्राओं के अंतर्गत ही आते हैं, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद। 5 धारणाएं बताई गई हैं, पार्थिवी धारणा, आम्बसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवीय धारणा, आकाशीय धारणा। ये 5 तत्वों पे हैं कि पहले पार्थिवी धारणा करनी चाहिए। आम्बसी धारणा में, पार्थिवी धारणा में पृथ्वी तत्व की धारणा होती है, आम्बसी धारणा में जल तत्व की धारणा होती है, आग्नेयी धारणा में अग्नि तत्व की धारणा होती है, वायवीय धारणा में वायु तत्व की धारणा होती है, आकाशीय धारणा में आकाश तत्व की धारणा होती है। ये 5 धारणाएं इस प्रकार से हैं। 4 बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, मूल बंद और महाबंद। ये 4 बंदों की व्याख्या हठ प्रदीपिका में भी मिल जाती है। ठीक, फिर महामुद्रा, नभो मुद्रा। तो टोटल इसमें हम देखते हैं तो कितनी मुद्राओं की संख्या यहां हमें मिल रही है। तो 25 मुद्राओं की संख्या है, जिसमें कि 16 को हम मुद्रा कहते हैं और जो 4 हैं वो बंद कहलाते हैं और 5 हैं, तो 16 4 हो गए 20 और 5 धारणा कहलाती हैं, तो हो गए टोटल 25। तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में 10 मुद्राओं की चर्चा थी। कौन कौन सी? महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन। और यहां पर इन मुद्राओं के अलावा महामुद्रा के साथ नभो मुद्रा, खेचरी, महाबोध, विपरीत करनी, योनि मुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालनी, तड़ागी, मांडुकी, शांभवी, अश्विनी, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मतंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। और ये उड्डयन बंद, जलंधर, उड्डयन बंद नाभि चक्र का बंद है, जलंधर बंद विशुद्धि चक्र गले का कंठ का बंद है। ठीक है, मूल बंद मल द्वार का बंद है, गुदा द्वार का बंद है। तो ये बंद लगाना जानते हैं हम। तो ये महाबंद, तीनों को एक साथ करने से भी महाबंद कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में मात्र मूल बंद और जालंधर बंद को एक साथ लगा लेने से महाबंद होता है। ठीक, तो ये बंधों का भी रहस्य इस प्रकार से घरंड संहिता में बताया गया है। ठीक, तो मुद्राओं के बारे में हम थोड़ा जान सकते हैं। तो मुद्राएं, कई मुद्राओं की चर्चा, 16 मुद्राओं की चर्चा यहां पर की गई है। तो सर्वप्रथम महामुद्रा होती है, मूलबंद महामुद्रा होती है। मूलबंद और जालंधर बंद का अभ्यास करना महामुद्रा होगी। बाद में शांभवी मुद्रा का भी अभ्यास, मूल महामुद्रा में मूलबंद लगाइए, जालंधर बंद लगाइए और शांभवी मुद्रा को भी लगाइए। महामुद्रा के अभ्यास से चित्त की चंचलता दूर होकर मन एकाग्र होता है और हाई बीपी और हृदय रोगों में इसका बहुत लाभ भी मिलता है महामुद्रा का।
नभो मुद्रा, नभ अर्थात आकाश, इस मुद्रा में जिह्वा को आकाश की ओर तालू पर लगाया जाता है, इसलिए इसे नभो मुद्रा कहते हैं। ठीक, ये सब प्रैक्टिकल सीखने का विषय है, थ्योरेटिकली बस मैं आपको बता रहा हूँ। खेचरी मुद्रा के बारे में हमने बहुत बृहद चर्चा की है। खेचरी मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा है, सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कहा गया है, किसमें? हठ प्रदीपिका में। तो यहां पर भी श्रेष्ठ मुद्रा है। ठीक, ये चीज है। महाभेद मुद्रा, महाभेद का अर्थ भेदन है। ठीक, महाभेद है, महाबोध नहीं है, महाभेद है। तो सुई के द्वारा माला को पिरोने की भांति इस मुद्रा का अभ्यास से सप्त चक्रों का भेदन होता है। सातों चक्र का भेदन करने वाली ये मुद्रा है। और महामुद्रा और महाबंध मुद्रा के साथ महाभेद होने से बहुत ही लाभकारी होता है। यह मुद्रा चेतना की सजगता को बनाए रखकर उसके उच्च अवस्था को प्राप्त करा देती है। इस मुद्रा में महाबंध एवं महामुद्रा में बताई गई सावधानियां बरत लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए और हृदय रोग में नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं और हृदय रोग में ये महामुद्रा आदि जो अभी बताई गई उसमें सावधानी रखनी है। ठीक, हाई बीपी, गर्भवती महिला, हृदय रोग, इनके लिए यह सावधानी है। यह महामुद्रा महाभेद ये क्रियाएं नहीं करेंगी। विपरीत करनी मुद्रा, हठ प्रदीपिका में भी इसका बहुत, यह इससे अमृत पान होता है। विपरीत करनी, अपने शरीर को उल्टा कर दीजिए, जैसे सर्वांगासन करते हैं वैसे। सर्वांगासन उपासन होता है शीर्षासन का, तो सर्वांगासन जैसे आप करते हैं वैसे जो है आपको यह करना चाहिए। आपको YouTube पर बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगे। बस ये है कि कई जगह पर पूरी नॉलेज नहीं दी गई है आसनों की कि कैसी सावधानियां और किस तरह से करना है। ठीक, गले के सूजन, श्वसन संबंधी रोग तथा भूख व कब्ज आदि रोग में ठीक होता है। विपरीत करनी मुद्रा के बारे में कहा जा रहा है। थायराइड के लिए ठीक होता है, लेकिन अगर हाई बीपी, हृदय रोग और थायराइड की प्रॉब्लम अगर हो चुकी है, थायराइड बिगड़ चुका है, तो फिर विपरीत करनी मुद्रा से बचना चाहिए। योनि मुद्रा, ठीक, षण्मुखी मुद्रा, योनि मुद्रा को षण्मुखी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। षण्मुखी मुद्रा का अर्थ है वो कान, दो आंख, मुंह और नाक, इन 6 अंगों की एक विशेष स्थिति, मतलब ENT प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है योनि मुद्रा। यह मुद्रा अत्यंत गोपनीय है। इसमें प्राण अपान को एक साथ कराया जाता है, इसलिए कुंडलिनी जागरण में सहायक है। योनि मुद्रा चेहरे की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। सौंदर्य के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है योनि मुद्रा। लय सिद्धि समाधि के लिए योनि मुद्रा करनी चाहिए। वज्रोली मुद्रा में के बारे में भी पहले चर्चा हो गई है। वज्र नाड़ी से इसका संबंध है। प्रजनन अंगों को मस्तिष्क से जोड़ने वाली जो नाड़ी है वो वज्र नाड़ी। वज्र नाड़ी प्रजनन अंगों को मस्तिष्क से जोड़ने वाली नाड़ी को वज्र नाड़ी कहते हैं, और वज्र नाड़ी के लिए यह वज्रोली मुद्रा की जाती है। इस मुद्रा को खाली पेट करना चाहिए। नाभि व मूलाधार से संबंधित गंभीर बीमारियों में यह अभ्यास ना करें। नाभि या मूलाधार से संबंधित, नाभि से लेकर, पेट की नाभि से लेकर मूल द्वार तक, मल द्वार तक अगर कोई बीमारी है तो वज्रोली मुद्रा से बचना चाहिए। यह समस्त यौन समस्याओं को दूर करने वाली मुद्रा है। छोटी मोटी यौन समस्याएं हैं तो उन्हें वज्रोली का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ठीक है। शक्तिशालिनी मुद्रा, इस मुद्रा के अभ्यास से मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, इसलिए इसे शक्तिशालिनी मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा यौन रोगों में लाभकारी है। इसके अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। इस मुद्रा का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। इसमें अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तड़ागी मुद्रा, तड़ाग का तात्पर्य है तालाब से। तड़ागी मुद्रा, इस मुद्रा से उदर को तालाब की आकृति प्रदान की जाती है, इसलिए इसे तड़ागी मुद्रा कहते हैं। ठीक।
पश्चिमोत्तानासन की तरह जैसा यह मुद्रा होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से मणिपुर चक्र का जागरण होता है। इस मुद्रा का अभ्यास गर्भवती महिलाओं तथा हार्निया आदि पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। मांडुकी मुद्रा, मांडुकी का तात्पर्य मेंढकी से है। इस मुद्रा में जिह्वा को मेंढक के उछाल के समान किया जाता है, इसलिए इसे मांडुकी मुद्रा कहा जाता है। इस मांडुकी मुद्रा के अभ्यास से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, वह लावण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही कोशिकाओं का ह्रास नहीं होता। वह मूलाधार चक्र के जागरण में भी यह मुद्रा सहायक है। इस मुद्रा का अभ्यास भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। मांडुकी का अश्विनी मुद्रा, अश्व के समान गुदा द्वार का संकुचन और प्रसारण करना ही अश्विनी मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से मूलाधार से संबंधित बवासीर, शीघ्रपतन आदि रोगों का ठीक होता है। यह अश्विनी मुद्रा बहुत प्रभावशाली क्रिया है। खुद मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा अनुभव है इस मुद्रा के साथ। ठीक, साथ ही कुंडलिनी शक्ति के जागरण में यह सहायक होता है। मलगुदाद्वार के इस तरह की गंभीर बीमारियां होने पर इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर गंभीर कोई बीमारी है नहीं तो यह मुद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए। बहुत अच्छी क्रिया है ये। शांभवी मुद्रा, आदि योगी भगवान शिव ने पार्वती जी को चित्त की एकाग्रता के लिए इस मुद्रा का अभ्यास बतलाया था। शांभवी का अर्थ क्या होता है? शांभवी के अर्थ को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। लोग कहते हैं कि शांभवी का अर्थ पार्वती जी हैं। जी नहीं, शांभवी का अर्थ है वो मार्ग। वो मार्ग सुषुम्ना नाड़ी को भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी का भी एक नाम शांभवी हो सकता है। तो शांभवी जो हमें शंभु की ओर ले जाती है, शिव की ओर ले जाती है, ब्रह्म की ओर ले जाती है। इसको शांभवी मुद्रा को बड़े घर की बहू के समान बताया है। बड़े घर की बहू जैसे पर्दे में रहती है, वैसे इसे भी गुप्त रखना चाहिए। इस मुद्रा के बड़े घर की बहू हर जगह ऐसे ही नहीं चली जाती है, तो बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने सुहागन का सारा श्रृंगार करके और गाड़ी से जाती है। तो बड़े घर की बहू कैसे जाती है, इस तरह से यहां पर बताया गया है। तो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए और तब ये मुद्रा ऐसी आज्ञा चक्र के जागरण में यह महाचक्र है। इस मुद्रा के अभ्यास में आंखों में तनाव उत्पन्न हो तो अभ्यास रोक देना चाहिए। यदि आपको सिर में दर्द होता है, शांभवी मुद्रा में सिर में काफ़ी हेडेक हो रहा है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि शांभवी करने के कारण उनको नींद आना बंद हो जाता है। सिर में दर्द हो, आंखों में दर्द हो, तो इस शांभवी मुद्रा को रोक देना चाहिए। ठीक है। पाशनी मुद्रा, इस मुद्रा से शरीर को बांध लिया जाता है, मतलब पाश में बांधा जाता है। जैसे कि हम जंजीर से किसी चीज़ को बांध देते हैं ना, वैसे यह मुद्रा है। तो इस मुद्रा के अभ्यास से नाड़ियाँ क्रियाशील बनती हैं, साथ ही उदर के सभी अंगों की मालिश होती है। हलासन से मिलता जुलता है। पहले हलासन करते हैं। देखिए, इस मुद्रा में हलासन करने के बाद शरीर को बिल्कुल मोड़कर बांध लेते हैं, दोनों हाथों से। फिर ठीक, तो आपको मिल जाएगा। पाशनी मुद्रा कैसे करते हैं? तो मूलाधार विशुद्धि चक्र के जागरण में सहायक है। इस मुद्रा का अभ्यास हर्निया, स्लिप डिस्क, साइटिका, उच्च रक्तचाप आदि की स्थिति में नहीं करना चाहिए। पाशनी मुद्रा। काकी मुद्रा, इस मुद्रा के दौरान मुख की आकृति कौवे की चोंच के समान हो जाती है, इसलिए इसे काकी मुद्रा कहा जाता है। कौवे की तरह मुख करके नासिकाग्र देखते हुए मुख से पूरक करना चाहिए, नासिका से रेचक करना चाहिए। काकी मुद्रा के करने का यंत्र। काकी मुद्रा शरीर व मन में शीतलता लाकर उच्च रक्तचाप आदि रोगों को दूर कर मानसिक तनाव को कम करता है। शरीर में रक्त संचार बढ़ाने के साथ शरीर को निरोगी रखता है। लेकिन काकी मुद्रा का अभ्यास प्रदूषित वातावरण में ना करें, क्योंकि इसे मुंह से हवा लेना होता है। इसमें मुंह से हवा लेना होता है, इसलिए प्रदूषित वातावरण में ना करें। निम्न रक्तचाप दीर्घकालिक कब्ज के दौरान नहीं करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर हो आपको और बहुत पुराना कब्ज हो तो भी काकी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है। मातंगिनी मुद्रा, मातंग का तात्पर्य है हाथी। जल में हाथी के समान क्रिया करने पर इस मुद्रा को मातंगिनी मुद्रा कहा जाता है। बहते हुए जल में इसका अभ्यास करें। छाती तक पानी में जाना चाहिए। मुंह से पानी पीकर नासिका से निकाल देना चाहिए। फिर नाक से पानी पीकर मुंह से पानी, लगभग गजकरनी क्रिया जो हठ प्रदीपिका में बताई गई है, लगभग उससे
थोड़ी मिलती जुलती यह मुद्रा है। गजकर्णी क्रिया को धौती क्रिया के अंतर्गत योगी स्वात्माराम ने बताई है। ठीक है, तो गजकर्णी की इससे मिलती जुलती थोड़ी सी यह क्रिया है। तो मातंगनी मुद्रा एकाग्रता एवं आनंद की प्राप्ति में सहायक है। इसके अभ्यास से साधक शक्तिशाली बलवान बन जाता है। यह मुद्रा अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन इसका अभ्यास रुके हुए जल में, तालाब के पानी में नहीं करना चाहिए, बहते हुए पानी में करना चाहिए। छाती तक चले जाए पानी के भीतर और फिर इस क्रिया को करें। भुजंगनी मुद्रा, भुजंग का तात्पर्य है सर्प, सांप। सर्प के समान गर्दन उठाकर मुंह से श्वास लेने के कारण इस मुद्रा का नाम भुजंगनी मुद्रा है। यह मुद्रा अजीर्ण आदि रोगों को दूर करता है। जैसे सांप फुफकारता है ना, लेता है श्वास, भरता है, छोड़ता है, फुफकारता है जैसे सांप, इस तरह से क्रिया की जाती है भुजंगनी मुद्रा। ठीक है, तो यह भुजंगनी मुद्रा की क्रिया है। ठीक, तो इस तरह से हमें इन सभी क्रियाओं का ध्यान रखना है। ये भुजंगनी मुद्रा आदि हमें इसी प्रकार से क्रियाएं करनी है। सही से विधि को सीखना है, तभी आप अभ्यास करिएगा। ऐसे अचानक से कुछ भी करना मत शुरू कर दीजिएगा। सही ज्ञान योग चिकित्सा को समझना होगा। अगर आप चिकित्सा के उद्देश्य से कर रहे हैं तो, नहीं तो योगासन शुरू करना चाहते हैं, जरूर शुरू कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है आपके माइंड बॉडी फिटनेस के लिए, दोनों के लिए, दोनों का एक्सरसाइज इसमें होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप शुरू कीजिए, आप प्रारंभ कीजिए। लेकिन जितनी सावधानियां मैंने बताई और प्रारंभ करने का तरीका मैंने बताया, वैसे ही प्रारंभ कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। तुरंत किसी कठिन आसन का अभ्यास मत शुरू कर दीजिएगा। धीरे 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 आसनों का अभ्यास शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से हमें यह करना चाहिए, तो निश्चय ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम इससे लाभान्वित होंगे और सही ज्ञान होगा तो सही लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोग योगासन को मात्र एक व्यायाम समझ लेते हैं, एक एक्सरसाइज समझ लेते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। और कोई भी आसन जिसमें आपको ज़्यादा कठिनता हो रही है, मत कीजिए उसको। ठीक, या तो आपको लगता है कि मैं कर ही लूँगा, या तो आप किसी योग प्रशिक्षक से, वो बता देगा कि आपके द्वारा होगा कि नहीं होगा। तो यथासंभव धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने से आसन होने लग जाएगा। वैसे ही मुद्राओं के प्रति, वैसे ही धारणाओं के प्रति, वैसे ही बंध, मूल बंध आदि के प्रति। हालांकि बंध की क्रिया कोई कठिन क्रिया नहीं है, बस बंध की क्रिया अवेयरनेस जरूरी है। बंध क्या करता है जानते हैं? वास्तव में बंध लगाने का मूल उद्देश्य है कि आपके शरीर के कोने कोने के प्रति एक अवेयरनेस डेवलप होता है। आप जो शक्तियां हैं, शक्ति केंद्र है, उन पे आप बंध लगाते हैं। आप मूल बंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध, तो वहां बैठी हुई शक्ति संचालित हो जाती है और अवेयरनेस, पूरी बॉडी पर आपका एक अवेयरनेस डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम किस लिए कराया जाता है? अवेयरनेस डेवलप करने के लिए। कपाल पे भी हमारा अवेयरनेस डेवलप हो, नाभि पे अवेयरनेस डेवलप हो, हम पूरी तरह से अपने बॉडी को लेकर अवेयर हो जाएं। ठीक, तो ये सब सारे विषय इसमें है। तो यह सारा विषय आज हमने डिस्कस किया हठ योग के ऊपर। घृण संहिता के आसनों का महत्वपूर्ण विषय था। अब कल जो है प्राणायाम और प्रत्याहार पे चर्चा होगी। 2 विषय लेंगे, प्राणायाम और प्रत्याहार। परसों ध्यान समाधि, और यह घृण संहिता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर योग सूत्र पर चर्चा हम शुरू कर देंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसने कौन सा कमेंट किया है, उसको भी देख सकते हैं। अब कुछ मुद्राएं और कुछ जो आसन, जो प्राणायाम आदि की क्रियाएं हैं, वो ध्यान योग के कोर्स में भी बताई जाती हैं। ध्यान योग में गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग, ये 3 पार्ट है ध्यान योग कोर्स का। गाइडेड मेडिटेशन जो है वो हठ योग का भाग है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राजयोग चलता है, और स्पिरिचुअल हीलिंग आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उपचार को करना। ठीक है, ये इसमें सिखाया जाता है।
और दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा को योग चिकित्सा की बहन मानते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी यौगिक क्रियाएं होती हैं, कई डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। अपने आप साधना से और प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं को कर कर आप लघुता को प्राप्त करते हैं, हल्कापन, और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन है, विष को बाहर निकालिए शरीर से, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं बताई जाती हैं। तो इन सभी क्रियाओं को करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। राकेश मराठे जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। नवजोत नाथ जी, लखिंद्र राम जी, सविता नायक जी, अवनी प्रधान जी, शिवाय गुरु जी, विनीता अग्रवाल, उषा श्रीवास्तव, अमिता पंडा, रतन सिंह, संतोष गुप्ता, बिमला शाह, विंदेश्वरी मिश्रा, निशांत सर, प्लीज मेक नो नेक्स्ट वीडियो विल गो थ्रू पतंजलि योग सूत्र नेक्स्ट सेशन। उसके बाद सिद्ध सिद्धांत पर विचार किया जाएगा। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से आगे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसके कारण है, क्योंकि एक श्रृंखला चल रही है, एक पैटर्न में, ये एक पैटर्न में चीजें चल रही हैं और ये चीजें संबंधित हैं। कौन सी? शिव संहिता हो गया, हठ प्रदीपिका हो गया, और जो है आपका शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, पतंजलि योग सूत्र, लगभग एक जैसी ही सैद्धांतिक बातें हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो विषय है उसका विस्तार बहुत अधिक है, और दूसरी बात, ग्रंथ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उन छोटे से ही श्लोकों में बहुत सारी बातों को बताया गया है। उसमें सृष्टि रचना की भी चर्चा है। सृष्टि कैसे हो रही है, पिंड कैसे हो रही है, अनामा क्या है, फिर अवधूत योगी क्या है, अंत में बताया गया है। उसके जो 6 अध्याय बताए जाते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, तो वो थोड़ी सी, ये जो बेस चल रहा है ना, शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, हिरण्य संहिता और पतंजलि योग सूत्र, ऑलमोस्ट एक बेस पर है। आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति के बारे में जानना है तो निश्चय ही उसकी चर्चा कर देंगे, क्योंकि अभी उसकी चर्चा अगर करेंगे भी तो मात्र एक वीडियो में करके छोड़ना पड़ेगा हमको। भविष्य में जरूर उसकी विस्तार से चर्चा कर दी जाएगी। अभी यह एक पैटर्न पर चलने वाली चीजें हैं। तो पतंजलि योग सूत्र, जैसे ये सप्तांग योग है तो वो अष्टांग योग हो जाता है। ठीक है, उसमें भी धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन सब चलता है, और यहां पर भी सब चलता है। बस कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है जरूर। ठीक है, तो एक पैटर्न पर चीज चले। सिद्ध सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा हटके एक ग्रंथ है। मैं ये नहीं कहता कि वो योग का ग्रंथ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो चर्चाएं हैं, जो विषय हैं, वो काफी हटकर लिए गए हैं। तो उनकी जो चर्चा है वो बाद में जरूर कर दी जाएगी। ठीक है, तो काशीनाथ जी, अविन हीरानंद संहिता में दिया गया व्याख्यान हम साधकों के लिए बहुत उपयोगी है जी। हठ प्रदीपिका में, प्रणाम, हॉट प्रदीपिका नहीं, हठ प्रदीपिका और हिरण्य संहिता, जी हाँ, बिल्कुल उपयोगी है। विष्णुचंद्र मौर्य जी, शिखर शर्मा, देवांक ओबरॉय, राजू पाल, MKPD, रामनिवास मीना, श्वेता राय सिन्हा, विनोद कुमार, जलाराम रायका, कन्हाई कुमार जी, घनश्याम सरोदे, चित्रंजन बरुआ, सुजाता देसाई, योगेंद्र पंडित, विनोद के सूद, हरीश डंगवाल, जयंती दत्ता, शिवम भट्ट, चित्रंजन बरुआ, जला प्रताप भाई, सरोज कृष्णनी, रामेश यादव, कमलेश उपाध्याय, रामविलास जी, हीरालाल यादव, राम लखन राजपूत। पीठ के बल लेटकर, कमल के बल लेटकर करने वाले आसनों को, प्राणायाम मुद्राओं के करने का क्रम क्या रखना चाहिए? पीठ के बल लेटकर, कमर के बल लेटकर करने का क्रम क्या रखना चाहिए? क्रम आप जो भी रखें, बस इतना ध्यान रखें कि अगर आप अच्छा से आसन का लाभ उठाना चाहते हैं तो हर आसन का पूरक क्रिया भी करना चाहिए। पूरक क्रिया करना चाहिए। जैसे कि भुजंगासन है
तो उसका पूरा क्रिया हो जाएगा पर्वतासन हो जाएगा। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो भुजंगासन करेंगे और तुरंत आप पर्वतासन कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरक आसन करने चाहिए। अगर हम एक साइड करते हैं तो उसका अपोजिट साइड वाले भी पोजेस हमें जरूर करनी चाहिए। तो पूरक आसन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये सब कुछ चीज़ें हैं, बारीकियों को समझे और फिर आसन को आप करिए। अवधेश कुमार, नीलम सुखीजा, अमन कक्कर, आशा रानी, जगत नारायण जी, राकेश गुप्ता, पवन कुमार गुप्ता, जिला, दिनेश भाई डाबी, सतीश कुमार, स्मिता सावंत। क्या कोई जीव मुक्ति का तीव्र संकल्प ले तो क्या वह मुक्त हो जाएगा? अवश्य, क्यों नहीं। वेट गेन के लिए भी कौन से आसन करने चाहिए यह भी बताइए। वेट गेन करने के लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा में बस्ती क्रिया भी है। बस्ती क्रिया भी वेट गेन में भी हेल्प कर सकता है आपको, बस्ती क्रिया। क्यों? क्योंकि हमारी आंतें अगर सूखी रहती हैं, संकीर्ण रहती हैं और उसमें अत्यधिक पुराना मल होता है तो फिर वेट गेन में ये प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है ऑब्जर्व नहीं करता है। उसकी जो भोजन में जो न्यूट्रिशन है, उसको जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। और जब आप बस्ती क्रिया कर लेते हैं, एनिमा कर लेते हैं आप, तो वो इंटेस्टाइन को फिर से अपनी पुरानी अवस्था में ले आता है और इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता फिर से उसको रिन्यू कर देता है। इसलिए यदि आप 15 दिन या 10 दिन में एक बार बस्ती क्रिया कर ले तो यह क्रिया भी वेट गेन में हेल्पफुल होगी। वेट गेन में षटकर्म की यह क्रिया आपको सहायता प्रदान करेगी, बस्ती क्रिया जो है, ठीक है। इसके साथ वेट गेन करने के लिए सूक्ष्म आसनों को करना चाहिए ताकि बॉडी के हर पार्ट में जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से पहुंचे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, ठीक। तो ये थोड़ा वेट गेन करने के लिए यह भी एक क्रिया है। वेट गेन करने के लिए भी सुबह सुबह पानी पीना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि भाई वेट गेन करना है तो हमें तो खूब खाना चाहिए। जी नहीं, खा तो आप लेंगे और आपकी आंतें अगर उतना लोड लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो वो दूसरी कई बीमारियां पैदा कर सकती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे बिल्कुल सूखे हुए हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जबकि मोटे बिल्कुल नहीं है, ठीक। ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए वेट गेन करने के लिए भी आप प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। गंभीर शाह जी, नीतीश सिन्हा जी, प्रथमेश जी, ज्योति दत्ता जी, आज सुबह हम 108 बार सूर्य नमस्कार किया, बहुत अच्छी बात है। बलवंत सिंह गोहिल, अखिलेश टेलीकॉम, विक्रम सिंह, रामविलास जी, जाला, भागवती यादव, जयंती भाई पटेल, अजीत अपराजित, मेरे नाभि बार बार खिसक जाती है, क्या करें? अगर नाभि बार बार खिसक जाती है तो आप धनुरासन क्रिया कीजिए और अग्निसार का अभ्यास आप करिए। नाभि चक्र पर कंट्रोल आएगा, धीरे धीरे नियंत्रण आएगा, धीरे धीरे, ठीक। चलिए, इसी के साथ जो है अभी हम चलते हैं, विराम देते हैं। कल प्राणायाम और प्रत्याहार, घेरंड संहिता के अनुसार, घेरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम और प्रत्याहार के बारे में क्या बताया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद घेरंड संहिता में ध्यान और समाधि के बारे में क्या बताया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 2 दिन और घेरंड संहिता पूर्ण हो जाएगा और फिर योग सूत्र की चर्चा हम शुरू कर देंगे। तो चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। लेकिन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, 2 दिन बाकी है मात्र, ज्वाइन कर लीजिए। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, इन 3 क्रियाओं के माध्यम से कोर्स चलता है। गाइडेड मेडिटेशन हठ योग का भाग है, उसमें मुख्य रूप से प्राणायाम की क्रियाएं, कुंभक आदि की क्रियाएं कराई जाती हैं। और फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अतीन्द्रिय साधना है, नाद साधना कराई जाती है। इसमें स्पिरिचुअल हीलिंग, आध्यात्मिक उपचार से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करने पर, सन मेंबरशिप ज्वाइन करने पर मात्र ये 2 ही क्रियाएं हैं, गाइडेड मेडिटेशन
और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। प्राकृतिक चिकित्सा का ये कोर्स चलता है इसी प्रकार से, आप जरूर इसका लाभ उठाइए। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बिना कोई दवा के, हम खुद भी बहुत सारी चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे और सीखेंगे, क्रियाओं को सीखेंगे, टेक्निक्स को सीखेंगे, ट्रीटमेंट को सीखेंगे, तो खुद का भी हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे प्राकृतिक रूप से। नेचर इटसेल्फ इज द बेस्ट फिजिशियन, प्रकृति स्वयं ही सबसे बड़ी डॉक्टर है। चलिए विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।